Guys, go through last lecture notes. What was the last part of the last lecture? Any doubts? No, sir. Sir, we have compared the acidic order of the compounds. Guys, so हम लोग एप्लीकेशन कर रहे थे, है ना, एसिडिक स्ट्रेंथ कंपैरिजन। अब मैं आपको बताऊंगा कि एग्जाम हॉल में अगर क्वेश्चन तुम्हारे सामने आया, राइट एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर, 4 कंपाउंड्स दिए हुए, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर लिखना है, तो क्या करें? एक टीचर भी जब क्वेश्चन को सॉल्व करता है तो उसके माइंड में क्या क्या चीजें आती हैं। जरूरी नहीं कि हर बार वो कॉन्सेप्ट ही पूरा लगाए और टाइम वेस्ट करे। सो कई बार क्विक मैनर में भी क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। सो मैं आज आपको एसिडिक स्ट्रेंथ से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनमें जो चीजें बताने वाला हूं उसको ध्यान से देखना। तो अच्छे स्टूडेंट्स, टीचर्स लगभग यही काम करते हैं, ठीक है। सो मैं यहाँ पर लिख भी देता हूं, व्हाट टू डू to predict acidic strength order. What to do to predict acidic strength order? एकदम क्लियर कट आइडिया लेना। एक घरेलू एग्जांपल मैं आपसे पूछता हूं। मान लीजिए कि एक रेस में 3 ह्यूमन और एक टाइगर पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। और तो कौन जीतेगा रेस? टाइगर। टाइगर। ये कॉमन सेंस की बात है, इसमें ज्यादा सोचना नहीं है। वो एक्सेप्शनल केस हो जाएगा कि भाई टाइगर इंजर्ड था, उसका पैर खराब था, इसलिए वो नहीं दौड़ पाया। तुम्हें फैक्टर्स चेक करने की जरूरत ही नहीं है कि किस ह्यूमन ने किस कंपनी का शू पहना हुआ है। जितने अच्छे शूज पहने हैं उतना अच्छा उसकी रनिंग होगी, या जितना पतला है मोटा है उसके हिसाब से रनिंग होगी, कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। इसको कहते हैं कैटेगरी। यानी कि अगर तुम्हें 4 कंपाउंड्स दिए और एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर लिखना है तो सबसे पहले आपको क्या चेक करना है? कैटेगरी। कैटेगरी ऑफ कंपाउंड। तो इसको स्टेप वाइज लिखना है। हाँ, यानी पहली चीज आपके माइंड में ये जानी चाहिए, कैटेगरी ऑफ कंपाउंड्स। कैटेगरी ऑफ कंपाउंड्स, ठीक है। कैटेगरी ऑफ कंपाउंड्स में एक मैं आपको बड़ा सा ऑर्डर देता हूं। ऑल्दो आप 2-2 कंपाउंड्स करके उनका कंपैरिजन कर सकते हो, बट सारे बच्चों को ये रट लेना है, याद कर लेना है, ठीक। डायरेक्टली, यानी कि तुम्हें पहले से ये बताया गया है ना कि टाइगर बहुत फास्ट होता है, ये तुमने ऑन द स्पॉट प्रेडिक्ट किया नहीं, तुम्हें पहले से मालूम है। तो कुछ चीजें अगर मालूम होती है तो आंसर निकालने के लिए वहां सोचना नहीं पड़ता। आई होप आप समझ पा रहे हो मेरी बात। यस। तो इसमें सबसे पहले एक लिखेगा RSO3H, ये सल्फोनिक एसिड है। ऐसा नहीं कि इनसे ज्यादा या इनसे कम कोई नहीं होगा या बीच में कुछ नहीं होंगे। ये कुछ स्टैंडर्ड से कंपाउंड्स है, इनको देखकर बहुत सारे प्रिडिक्शंस आप कर सकते हो। ये स्टैंडर्ड सा ऑर्डर इसी सीक्वेंस में आगे बढ़ रहे हैं। एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि एल्कोहल्स में मिथाइल एल्कोहल ऐसा है जो वाटर से ज्यादा एसिडिक दिख रहा है, और बाकी सारे एल्कोहल्स कहाँ पर हैं? वाटर के बाद है। बहुत सारी बुक्स में यहाँ पर मिस्टेक है बेटा। ये एक एक्सपेरिमेंटल ऑर्डर है जो के वैल्यू पर बेस्ड है। याद है लास्ट लेक्चर में मैंने आपको के डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड बताया होगा। यस। ये हो गया। इसके बाद आप इसमें लिख सकते हैं टर्मिनल एल्काइन। इसको मैं बार बार इस तरह टर्मिनल एल्काइन करके बुलाऊंगा। टर्मिनल एल्काइन मतलब H is connected here with the carbon, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन, ऐसा बोलो।
तो ट्रिपल बॉन्ड इज एट द एंड, इसी को आप टर्मिनल बोल रहे हैं। देन ग्रेटर आप लिख सकते हैं इसमें NH3। सो ऑल्दो मैं यहाँ NH3 लिख रहा हूँ, बट इसको एक जनरल वे में ऐसे सोचेंगे कि H कनेक्टेड टू N, H कनेक्टेड टू N, भले NH3 एक स्टैंडर्ड कंपाउंड लिखा हुआ। फिर आप इसमें लिखेंगे RCH डबल बॉन्ड CH2, ये टर्मिनल क्या है, एल्कीन है। फिर हम यहां पर लिख देंगे, ये एक स्टैंडर्ड सा ऑर्डर है जो आपको याद कर लेना है कुछ भी करके। आप 3 से 4 बार इसको लिखिए, लेक्चर के बाद प्रैक्टिस करिए लिख लिख करके, सो दैट आपको ये रट जाए। ठीक है, हमें एग्जाम में क्विक मैनर में आंसर को निकालना। आप कोई भी 2 कंपाउंड प्रिडिक्ट लेकर के प्रिडिक्ट कर सकते हो बेटा कि ज्यादा एसिडिक कौन होगा, कोई भी 2 ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप आराम से प्रिडिक्ट कर सकते हो। वो हमने ऑलरेडी किया हुआ है। जैसे RSO3H ले लो, तो RSO3H कैसा दिखेगा, ये उसका स्ट्रक्चर है ना। और इसको मान लो तुम्हें कंपेयर करना है RCOH के साथ, तो आप इन दोनों का कॉन्जुगेट बना लो। पहले वाले का कॉन्जुगेट क्या होगा, RS डबल बॉन्ड O माइनस। दूसरे वाले का कॉन्जुगेट क्या होगा, RC डबल बॉन्ड O माइनस। अब इन दोनों में से कौन सा कॉन्जुगेट ज्यादा स्टेबल है, तो आप ऐसे बोल सकते हो कि देखो ये रेजोनेंस कर रहा है यहाँ पर, ये रेजोनेंस यहाँ पर कर रहा है, ये केवल इधर रेजोनेंस कर रहा है। विच वन इज बेटर स्टेबलाइज्ड, ये वाला है ना। ये अगर बेटर स्टेबलाइज्ड है तो इसका पेरेंट ज्यादा एसिडिक है। ये यही तो सब हमने किया हुआ है पहले। ज्यादा स्टेबलाइज्ड हो गया इसका, ये मतलब ये कम बेसिक हो गया, ज्यादा स्टेबल हो गया कम बेसिक, तो पेरेंट ज्यादा एसिडिक। ठीक है, तो इस तरह करके आप आराम से कंपेयर कर सकते हो 2-2 करके। लेकिन हम वहां पर इतना दिमाग नहीं लगाएंगे। कैटेगरी कैटेगरी चेक किया, मैच किया, इमीडिएट आंसर लिख देंगे कि ये पहले आएगा। थोड़ी बहुत मेरी बातें समझ में आ रही है बेटा? यस। चलो यस इसको सर। डन सर। सबने लिख लिया बेटा? चलो देखो एक क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूं इस पर बेस्ड। सब लोग देख पा रहे हैं बेटा क्वेश्चन को? यस सर। तो आप इसमें देखो, उसने पूछा है आपसे amongst the following compounds the strongest acid। आंसर तो तुरंत निकाल लोगे आप। देखो कई बच्चे क्या करते हैं, हमने उसको जो कॉन्सेप्ट सिखाया हुआ है कि आप कॉन्जुगेट बेस लिखो, फिर उसकी स्टेबिलिटी चेक करो, अगर वो ज्यादा स्टेबल हुआ तो पेरेंट ज्यादा एसिडिक, वो सब कॉन्सेप्ट्स हैं। लेकिन अगर आप ज्यादा कॉन्सेप्ट्स एग्जाम में लगाने चले जाओगे तो फंस जाओगे, टाइम भी वेस्ट होगा। आप इसी क्वेश्चन को एकदम सिंपल मैनर में सॉल्व कर सकते हो, केवल देख करके कैटेगरी डिसाइड करो। कोई भी बच्चा देखकर ये बता सकता है कि ये जो है कैटेगरी कार्बोक्सिलिक एसिड है। नहीं समझ में आया? यस। यस सर। ये कैटेगरी सल्फोनिक एसिड है। देख लो, कोई प्रॉब्लम बताओ। और ये कैटेगरी फिनॉल है। OH डायरेक्टली कनेक्टेड विद बेंजीन रिंग, उसको कहते हैं फिनॉल। OH डायरेक्टली कनेक्टेड विद बेंजीन रिंग, उसको कहेंगे फिनॉल। ठीक, ये सिंपल फिनॉल है, बहुत सारे दूसरे फिनॉल्स आएंगे। इसको देखो, क्या OH डायरेक्टली बेंजीन रिंग से कनेक्टेड है? नो सर। नहीं। नो सर। इसका मतलब ये हो गया एल्कोहलिक, ये एल्कोहल हो गया।
अब आप कैटेगरी देखकर बताओ, अभी अभी जो मैंने आपको कैटेगरी लिखा है उसमें कैटेगरी में कौन किस ऑर्डर में क्या था, मतलब पहले नंबर पे कौन आएगा? सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक हाँ, एसिड। तो बी आ गया। फिर अगर ये ऑल्दो आंसर निकल आया बी इज द राइट आंसर, बट अगर मुझे ऑर्डर भी लिखना हो तो क्या करो? कार्बोक्सिलिक एसिड। फिर फिनॉल। बस हो गया। अल्कोहल। सोचिए ये। अब कोई बच्चा इसमें अगर दिमाग लगाने चला जाएगा कि हम उसको कॉन्जुगेट बेस बनाएं, फिर उसका कॉन्जुगेट बेस स्टेबिलिटी चेक करें, तो इट विल बी वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड और वो आंसर निकालते निकालते परेशान हो जाएगा। और आपने सिंपल तरीके से आंसर सोच लिया। तो अच्छे स्टूडेंट्स, टीचर्स ये सब इमीडिएट आंसर कैसे दे पाते हैं? ये सब स्टाइल होता है उनका। ठीक है, कॉपी कर लो बेटा और ये लिखो कि विद द हेल्प ऑफ दैट कैटेगरी कॉन्सेप्ट, ऐसे करके लिख दो। डन से। गाइस, कैटेगरी ऑफ कंपाउंड्स में ही इसी में एक और पॉइंट है, पीरियोडिक टेबल। ये मैंने पहले भी सिखाया हुआ है आपको, बट पॉइंट्स एक जगह पर लिख देते हैं जो बेसिक वाले हैं। जैसे मैंने क्या सिखाया बेटा, H कनेक्टेड टू कार्बन, H कनेक्टेड टू नाइट्रोजन, ये भी कैटेगरी में डिफरेंस है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। फिर H कनेक्टेड टू ऑक्सीजन, H कनेक्टेड टू फ्लोरीन, H कनेक्टेड टू Cl, H कनेक्टेड टू Br, H कनेक्टेड टू I। ठीक, हम किसी और कंपाउंड्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम उन्हीं कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं जिसमें H कनेक्टेड टू कार्बन, यानी एसिडिक स्ट्रेंथ H की वजह से है। ये क्लियर होना चाहिए सारे बच्चों को। ठीक है, तो इसमें कैटेगरी वाइज आंसर क्या होता है? इफ यू गो दिस वे, एसिडिक स्ट्रेंथ increases. If you go this way, here also acidic strength increases. ये पहले भी समझाया है बेटा मैंने आपको कि यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से आंसर आता है यहाँ साइज के बेसिस पे, और ये जो मैंने लिखा बिल्कुल सही है। तुम इसमें पीरियोडिक टेबल वाला ट्रेंड मत लगा देना है कि उस टाइम इधर गए तो बढ़ा तो इधर कम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तो इसमें दोनों तरफ एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ रही है। यहाँ साइज डोमिनेटिंग फैक्टर होता है, कॉन्जुगेट बेस लिखोगे तो साइज के बेसिस पे आप डिस्पर्जन दिखा सकते हो। इस वाले में कॉन्जुगेट बेस लिखोगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे आप डिस्पर्जन दिखा सकते हो। ठीक है, तो बड़ा सिंपल सा है। इसका एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करता है, इधर एसिडिक स्ट्रेंथ इस तरह से इंक्रीज करता है। इसको भी लिख लो। और जो है कैटेगरी डिफरेंस यहाँ पर आ रहा है बिकॉज सेम H जो है वो अलग अलग एलिमेंट्स के साथ कनेक्टेड है। ठीक, इसको भी लिख लो बेटा। गाइस, अभी मेरा जो ऑब्जेक्टिव है वो आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाना है। मतलब एग्जाम हॉल में आपका क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए, मार्क्स आना चाहिए, है ना? तो कॉन्सेप्ट्स अपनी जगह, कॉन्सेप्ट्स हमको आते हैं, बट वो कॉन्सेप्ट्स जहां पर लगाकर मार्क्स जल्दी आएगा वहां वो लगाएंगे, नहीं तो हम कुछ और स्टाइल कर रहे हैं। तो आंसर लेके आना ये अपना ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि आंसर आएगा तभी आपको मार्क्स आएगा, मार्क्स आएगा रैंक आएगा। इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। हाँ, इसमें अब ये चीज क्लियर हो गई कि कैटेगरी जो है उसके हिसाब से। अब मान लीजिए कैटेगरी सेम हो तो यहाँ नोट लिखिएगा, कैटेगरी सेम होगी तो फिर हम कॉन्सेप्ट्स लगाएंगे, यानी कि मेसोमेरिक इफेक्ट लगाएंगे, इंडक्टिव लगाएंगे, या दूसरे जो भी फैक्टर्स हम पढ़ते हैं पढ़ेंगे वो सब लगाएंगे। तो यहाँ पर नोट करके क्या लिखेंगे बेटा, इफ कैटेगरी इज सेम, मतलब ऐसा हो सकता है कि जो H है वो 2-3 ऑक्सीजन के साथ कनेक्टेड है। जैसे भी प्रीवियस क्वेश्चन दिया था उसमें H जो है सब में O के साथ कनेक्टेड था, सल्फोनिक में भी, कार्बोक्सिलिक में भी, लेकिन विद इन दैट हमको कैटेगरी का आइडिया था। सिलेबस में
H कनेक्टेड टू O, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है फॉर एसिडिक स्ट्रेंथ, इसीलिए वो एक्स्ट्रा कैटेगरी हमने वहां लिखी थी। ठीक है, तो बाकी सब में इतनी जरूरत नहीं पड़ती है, तो हम लोग लिखेंगे इफ कैटेगरी इज सेम देन टू प्रेडिक्ट acidic strength then we if category is same, then to predict acidic strength we check mesomeric effect जिसको आप रेजोनेंस भी बोलते हो, mesomeric effect, inductive effect, etc. तो बेसिकली फैक्टर्स है ना, अगर सारे ह्यूमन है तो आप चेक करोगे कि भाई शूज किसके पास अच्छे हैं, है ना, जो है वेट हाइट रेशियो कैसा है, तो ये सारे फैक्टर्स फिर चेक किए जाएंगे। लेकिन अगर सामने टाइगर है तो फिर ये सब नहीं चेक किया जाता है। इसको भी कॉपी कर लो बेटा, एक क्वेश्चन देता हूं फिर मैं। कॉपीड बेटा। Yes, sir. Can you see the screen question? Yes. चलो इसका आंसर सोचो बेटा, 2 minutes क्विक। डन बेटा। Yes, sir. सो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या लिखा? Sir, periodic table के वाइज second, third, बोल बोल। sir, fourth, then third, then second, and then first. वेरी गुड। और सेकेंड वाला बी ऑप्शन, बी में Sir, 4, 1, 2, 3. 4 1 2 3, फैंटास्टिक बेटा, बहुत बढ़िया। इसमें सीधे सीधे आपको सोचना है। जैसे मैं ए वाले की बात करूं तो उसमें तो बहुत ही सिंपल है। पहला जो कंपाउंड है उसमें H कनेक्टेड टू कार्बन है, दूसरा कंपाउंड है H कनेक्टेड टू नाइट्रोजन है, तीसरा कंपाउंड है H कनेक्टेड टू ऑक्सीजन है, चौथा कंपाउंड है H कनेक्टेड टू फ्लोरीन है। तो ये तो स्ट्रेट पीरियोडिक टेबल पर बेस्ड क्वेश्चन हो गया। 4 3 2 1, ठीक। लेकिन जो दूसरा वाला है उस वाले में क्या है कि पहले वाले कंपाउंड में तो H कनेक्टेड टू O है, राइट, दूसरे वाले में H कनेक्टेड टू N है, तीसरे वाले में H कनेक्टेड टू C है। बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं, उनको लगता है कि ये जो फोर्थ वाला है ना इसमें H कनेक्टेड टू F है, जबकि ये क्या है, H कनेक्टेड टू C। क्या सारे बच्चे इस बात को रियलाइज कर पा रहे हैं? Yes. ये CH3F है, मतलब ऐसा है ये, याद रखना। H इज नॉट कनेक्टेड टू F, H इज कनेक्टेड टू कार्बन। तो ये लास्ट के दोनों एग्जाम्पल में H कनेक्टेड टू कार्बन है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। तो अगर कैटेगरी वाइज जाओगे पीरियोडिक टेबल में जो मैंने आपको एलिमेंट्स में लिखाया है, तो इसमें नंबर 1 एसिडिक कौन होगा? सर फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला बिल्कुल सही है, फर्स्ट वाला मोस्ट एसिडिक होगा क्योंकि H कनेक्टेड टू O है। फिर आपका सेकंड होगा, ये दोनों H कनेक्टेड टू C है। नाउ चेक, तो हम लोग यहां लिख देंगे क्या, सेम कैटेगरी। तो चेक व्हाट, फैक्टर्स। और फैक्टर्स के लिए फिर तुमको क्या करना पड़ेगा, कॉन्जुगेट बेस बनाना पड़ेगा। तो इस के लिए CH3 CH2 माइनस, और दूसरे वाले में है F
CH2 माइनस, दोनों का तुमने H निकाल दिया एक एक, है ना। तो इस तरह कॉन्जुगेट बेस बना लिए। अब कॉन्जुगेट बेस का डिस्पर्जन देख लो, क्या माइनस चार्ज रेजोनेंस में जाता है? नहीं, तो हम लिखेंगे नो रेजोनेंस, है ना। देन व्हाट? इंडक्टिव। तो हम इंडक्टिव लोग बोलेंगे ये प्लस आई इफेक्ट है, और ये एफ क्या है? माइनस आई माइनस। है। तो माइनस आई इफेक्ट जो है इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देगा, जबकि प्लस आई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देगा। तो इसका मतलब है कि ये हो जाएगा मोर बेसिक बेसिक कॉन्जुगेट। तो इसका पेरेंट क्या हो जाएगा? मोर लेस एसिडिक। मोर मोर बेसिक कॉन्जुगेट, लेस एसिडिक पेरेंट। ठीक। और इसको डायरेक्टली भी सोच सकते थे, इन दोनों में एक बार आपने ये बना लिया सब कुछ, देन यू कैन से कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। एफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। ठीक। तो इस तरह से आंसर फिर क्या आ जाएगा? 4 greater than 3। कोई ऐसा बच्चा तो नहीं है जो कंफ्यूज है? प्लीज नोट, मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स जो है आंसर 4 को नंबर 1 लिख देते हैं अगर उनको ये कॉन्सेप्ट बताया गया, पढ़ाया गया है। बट यहाँ पर क्वेश्चन दोनों देने का मीनिंग यही है कि एक बार आपने डायरेक्ट लिख पाए, दूसरे में नहीं लिख सकते, क्योंकि आपको कैटेगरी अगर आपने देखने में गड़बड़ कर दी तो आंसर नहीं आएगा। कॉपी कर लो बेटा। Should I remove this? No, sir. Then sir. Okay. स्क्रीन दिखाई दिया बेटा? Yes. Yes sir. अब ये तो क्लियर हो गया कि भाई कैटेगरी पहले चेक करनी है, फिर कैटेगरी अगर सेम हो तो भी हम आंसर निकाल सकते हैं, फिर कॉन्सेप्ट्स लगाना है। फिर भी कैसे टाइम सेव करें? तो कुछ इंपॉर्टेंट कैटेगरीज अपने सिलेबस में हमको पहले से मालूम है, तो क्यों ना उनको ज्यादा पढ़ लिया जाए कि भाई एग्जाम में आएगा तो इट विल बी काइंड ऑफ फैमिलियर क्वेश्चन, तो अपने को फटाफट आ जाएगा। बाकी बच्चे जो इसका अलग से एनालिसिस करके नहीं आए हैं उनको डिफिकल्टी होगी, तो अपना मार्क्स इस तरह से इंप्रूव होगा। ठीक। तो आप ऐसे लिखना सेकेंड पॉइंट करके, क्योंकि पॉइंट वाइज ही मैं लिखा रहा हूं बेटा, है ना। सेकेंड पॉइंट पे लिखना if category is phenol, if category is phenol, if category is phenol, ठीक है। तो फिनॉल हम लोग ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है ना। फिनॉल में जो है लास्ट लेक्चर अगर आप नोट्स देखेंगे तो फिनॉल का काफी कुछ डिस्कशन किया हुआ था हमने। और एक स्टैंडर्ड सा ऑर्डर भी, एक क्वेश्चन याद है मैंने बोला था स्टैंडर्ड सा है, पैरा नाइट्रोफिनॉल पहले आता है, फिर ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, एक बड़ा सा ऑर्डर और इसका बना लेते हैं कि अगर इसमें से आ गया तो डायरेक्टली कर देंगे। ये बहुत ज्यादा एसिडिक होता है, इसको कहते हैं पिक्रिक एसिड। सोचिए कि एक NO2 आने से इतनी ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है, 2 से और बढ़ गई, 3 से इतना ज्यादा हो जाता है कि इसको फिनॉल के बदले एसिड बोलना शुरू कर देते हैं। इसीलिए तो इसका नाम पिक्रिक एसिड है। आप सोचिए ना, नाम में ही इसका एसिड आ गया, इतनी ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ हो गई। समझे कि कोई बच्चा कम टैलेंटेड है लेकिन उसने हार्डवर्क करना शुरू कर दिया और इतना ज्यादा हार्डवर्क किया कि किसी बहुत टैलेंटेड बच्चे से भी ज्यादा अच्छी रैंक आ गई। ये उस सिचुएशन का कंपाउंड है। तो पिक्रिक एसिड इतना ज्यादा एसिडिक है, इवन मोर एसिडिक
देन कार्बोक्सिलिक एसिड। अब कार्बोक्सिलिक बहुत सारी पॉसिबिलिटी, तो हम लोग क्या करेंगे, एसिटिक एसिड लिख लेंगे, है ना, एक रेफरेंस पॉइंट के लिए कि एसिटिक एसिड जो कि एक खानदानी एसिड सोचो आप, उससे ज्यादा एसिडिक हो गया पिक्रिक एसिड। ठीक है ना, तो ये आप लिख लो। सब जगह नहीं प्रेडिक्ट कर सकते, ये तो मैं आपको बता रहा हूँ इसलिए आप इस तरह से लिख सर सकते हैं, वरना एसिडिक इस चीज में स्ट्रेंथ जरूरत नहीं। और एसिडिक स्ट्रेंथ और स्ट्रॉन्ग एसिड अलग अलग है कि मतलब? स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ और स्ट्रॉन्गर और वीकर, वो एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। स्ट्रेंथ, जो मैं जब भी स्ट्रेंथ वर्ड बोल रहा हूँ, स्ट्रांगनेस को बता रहा है, कितना स्ट्रांग एसिड है। अच्छा हाँ सर। समझ गए? स्ट्रांग एसिड का मतलब है कि वो कितना आसानी से H प्लस दे सकता है, वही चीज स्ट्रेंथ को डिनोट करती है। ठीक है, यस सर। चलो तो एक बड़ा सा ऑर्डर फिनॉल का लिख लेते हैं। अगर डायरेक्टली एग्जाम में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो कोई बात नहीं, ये कॉपी कर लो बेटा। ये जो पैरानाइट्रोफिनॉल है, इसका जो के वैल्यू होता है वो करीब 600 इंटू 10⁻⁻10 के आसपास होता है। 600 नहीं, 690 होता है, इसका 600 होता है। ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, ये आपको इंडिकेट कर रहा है कि एसिडिक कंपाउंड कितना ज्यादा एसिडिक है। पैरानाइट्रो का वैल्यू होता है 50 इंटू 10⁻⁻10। यू कैन सी द डिफरेंस। और अगर खाली फिनॉल जो दिया हो उसका लिखेंगे तो आप सरप्राइज हो गए, ये 1.1 इंटू 10⁻⁻10 है, यानी कि पैरानाइट्रोफिनॉल इज 690 टाइम्स करीब करीब ग्रेटर एसिडिक है। आप समझ पा रहे हो? वैल्यूज देख करके आप प्रिडिक्ट कर पाओगे, तो उसकी इतनी जरूरत नहीं है अपने को, लेकिन एक आइडिया माइंड में आपके रहेगा कि अच्छा ये इतना ज्यादा एसिडिक है किसी दूसरे के कंपैरिजन में। हटा दें बेटा इसको, सब लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आया? यस। यस सर। सर एक रिमूव कर मिनट दें? लिखना मतलब। ओके। और ये जो कैटेगरी फिनॉल लिखी है ना, इसके नीचे एक पेज आप छोड़ देना। जब हम कभी कोई अच्छा क्वेश्चन करेंगे, आपका टेस्ट होगा, उसमें कोई पेपर में कोई फिनॉल से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया एसिडिक स्ट्रेंथ पे, तो आप यहाँ ऐड कर सकते हो। ठीक है ना? डन सर। चलो, अब नेक्स्ट लिखेंगे, थर्ड पॉइंट करके डालेंगे बेटा, इफ कैटेगरी इज बेंजोइक एसिड। ये भी बड़ा पॉपुलर है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन जेई एडवांस में बहुत पूछे जाते हैं। इफ कैटेगरी इज बेंजोइक एसिड, इफ कैटेगरी इज बेंजोइक एसिड, ठीक है, इफ कैटेगरी इज बेंजोइक एसिड, तो बेंजोइक एसिड में हम लोग एक स्पेशल इफेक्ट पढ़ते हैं जिसको कहते हैं ऑर्थो इफेक्ट। ऑर्थो इफेक्ट, तो ऑर्थो इफेक्ट के लिए यहाँ एक नोट लिखिएगा बेटा। इसमें हम बोलते हैं नियरली, नियरली all ortho substituted benzoic acids, nearly all ortho substituted benzoic acids are
stronger than benzoic acid. ये एक बड़ा स्पेशल स्टेटमेंट है, ये बड़ी हेल्प करेगा आपको क्वेश्चंस को सीधे सीधे सॉल्व कर देने में, फटाफट आंसर निकालने में. दिस स्पेशल इफेक्ट इज ऑर्थो इफेक्ट. ठीक है, क्यों ये वर्क करता है वो हम बाद में पढ़ेंगे. पहले सीधे सीधे नोट लिखो जिसको आपको यूज करना है. कॉपी कर लो बेटा. डन बेटा. Yes. Yes, sir. मैं आपको एक एक्सपेरिमेंटल डेटा दे रहा हूं. एक्सपेरिमेंटल डेटा, ठीक, जिसको आप अगर याद हो पाता है तो भक्त शिवत याद, क्या रट्टा नहीं मारना है, ऑर्डर का ध्यान देना है. और फिर ये आपको बड़ा कॉन्फिडेंस देगा. मान लीजिए कि कहीं पर किसी बुक में आंसर कुछ और लिखा है, तो आप कॉन्फिडेंस से बोल पाओगे कि वो गलत है. ठीक है ना. कई बार क्या होता है कि जो बुक बनाने वाले हैं, ऑथर है, वो उतना डेटा चेक नहीं करते. उन्होंने कोई थियरी पढ़ी हुई है जिस पर बेस्ड खुद ही क्वेश्चन बना दिया, लेकिन डेटा से उसको मैच नहीं कराया, तो मिस्टेक्स हो जाती हैं. तो इसीलिए अपने जो नोट्स होने चाहिए वो डेटा बैकअप होना चाहिए उनका. तो समझ लो, इसलिए मैं आपको डेटा दे रहा हूं, ऑल्दो तुम खुद क्वेश्चन सीधे सीधे सॉल्व कर सकते हो. तो इसमें पहला लिखिएगा, बहुत ज्यादा एसिडिक होता है ये. और मैं आपको पीके वैल्यूज का डेटा दे रहा हूँ. डेटा का मतलब है जिसमें के पीके वैल्यूज हो. तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था बेटा? पीके मोर, Acidic less. पीके मोर, एसिडिक लेस. चलो, तो ये ग्रेटर लिख देंगे इससे. और ये है ऑर्थोक्लोरोबेंजोइक, इसका पीके वैल्यू इतना होता है. देखो, पीके वैल्यू हो सकता है आप कहीं सर्च करें और 2.94 के बदले 2.92 लिखा है, 2.91 लिखा है. इट्स ओके, इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है. ठीक है ना. ऑर्डर वाइज वो परफेक्ट होना चाहिए. द डेटा विच आई हैव विद मी, वो मैं आपको दे रहा हूं. ये सब की सब पीके वैल्यूज हैं. हाँ?
CH3 के बदले Me भी लिख सकते हैं बेटा, Me। याद है ना, मैंने IUPAC में सब पढ़ा है। बहुत सारे कंपाउंड्स और भी हैं, लेकिन वो मैंने जानबूझ के स्किप कर दिए, इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है उसकी, हमें केवल कॉन्सेप्ट समझना है। अब ये जो ऑर्डर मैंने तुम्हें दिया, पहले उसको समझ लो। मैं सर्कल कर रहा हूं बेटा उनको। ये तुमको ऑर्थोबेंजोइक है, यहां भी ऑर्थो पोजीशन पे ग्रुप लगा है, यहां भी ऑर्थो पोजीशन पे ग्रुप लगा है, यहां भी ऑर्थो पोजीशन पे ग्रुप लगा है। कहीं छूट जाए तो बता देना बेटा मुझे। हाँ, ये ऑर्थो पोजीशन पे ग्रुप है, ये ऑर्थो पोजीशन पे ग्रुप है, दिख रहा है सबको। और फिर ये है वो मेन ग्रुप जिसके बारे में बात कर रहे हैं। और फिर नेक्स्ट पेज में जाओगे तो ये ऑर्थो पोजीशन है। तो आपको नियरली ऑल ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड लिखाया है, ऑल नहीं लिखाया है। क्या तुम देख सकते हो नोट को? Yes, sir. नियरली, नियरली ऑल में आपका सामने ही डेटा दिया है। देखो कि इन पूरे एग्जाम्पल्स में एक को छोड़ के बाकी सारे ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड आर मोर एसिडिक देन बेंजोइक। ये है बेंजोइक एसिड। कैन यू सी बेंजोइक एसिड? Yes, sir. इससे ज्यादा एसिडिक हैं सारे के सारे ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड। बाकी का प्रिडिक्शन में नहीं कर पा रहे उससे, लेकिन ये नोट सीधे सीधे आपको आंसर दे रहा है। ठीक है, तो इसको Yes, sir. आप लिख लो। ये आपके लिए एक एक्सेप्शनल सा बिहेवियर है, जबकि बाकी सब में एसिडिक स्ट्रेंथ नॉर्मल बेंजोइक से ज्यादा है। जस्ट कॉपी द डेटा। Done, sir. इसको भी कॉपी कर लो बेटा पहले। Guys, have you copied this? No, sir. Done, sir. Done, sir. Done. Guys, अब हम लोग लिख सकते हैं यहां पर रीजन फॉर ऑर्थो इफेक्ट। देखो ये तो क्लियर हो गया, नोट हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, बट एक माइंड में अपने को रीजन भी थोड़ा सा पता होना चाहिए। हो सकता है कि एडवांस में वो रीजन बेस्ड क्वेश्चन पूछ ले। तो रीजन फॉर ऑर्थो इफेक्ट, रीजन फॉर ऑर्थो इफेक्ट, रीजन फॉर ऑर्थो इफेक्ट। तो इसमें पहला जो रीजन हम लिखेंगे वो है स्टेरिक इफेक्ट। स्टेरिक इफेक्ट, स्टेरिक इफेक्ट। इसमें आप इसको ऐसा समझो
कि जैसे हमारे पास ये बेंजोइक एसिड है और हम इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को अगर प्रूव करना चाहते हैं कि ये एसिडिक है, तो हम क्या करेंगे, इसके लिए क्या लिखेंगे, conjugate base. कॉन्जुगेट बेस। और फिर हम ये चेक करेंगे कॉन्जुगेट बेस में जो निगेटिव चार्ज लोन पे है वो कितना डिस्पर्स्ड है। तो कैसे पता चलता है डिस्पर्जन का, रेजोनेंस। ठीक है, रेजोनेंस से डिस्पर्जन हो रहा है। लेकिन क्या तुम देख पा रहे हो कि जिस O माइनस का रेजोनेंस जिस सीओ के साथ हो रहा है, यानी O माइनस का डिस्पर्जन जिस सीओ के साथ हो रहा है, वो सीओ कहीं और भी रेजोनेंस में इन्वॉल्व है। हाँ सर, डबल सिंगल डबल. तो इसको कहते हैं क्रॉस कनेक्शन. क्रॉस कॉन्जुगेशन। तो क्रॉस कनेक्शन जो है डेली लाइफ वाली बातें कर रहा है, क्रॉस कॉन्जुगेशन साइंस बोलेंगे। Yes. अब वो चीप एग्जांपल रिकॉल करो कि ये तुम हो, ये तुम हो और तुम्हारा जो दोस्त है वो किसी और का भी दोस्त है, क्या तुम देख पा रहे हो? Yes. तो तुम्हें खराब लगेगा कि अच्छा लगेगा? खराब लगेगा. तुम्हारे लिए बैड फीलिंग लेकर आ रहा है कि जो तुम्हारा दोस्त है वो किसी और का दोस्त है, तुम्हारे साथ कम टाइम स्पेंड करेगा, राइट? यहाँ का कम टाइम स्पेंड करेगा, यानी डिस्पर्जन डिक्रीज कर दिया। तो एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी अच्छी नहीं हुई जितनी नॉर्मली हो सकती थी। क्या मेरी बात समझ में आई? Yes. ठीक है, तो आप इसको ऐसे समझो कि मान लो मैं जो है इसको ऐसे लगा दूं, ये सिंपल एग्जांपल ले रहा हूं केवल, मान लो मैंने ऐसा लगा दिया, तो इसका जो कॉन्जुगेट बेस है, जो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है और जो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, दोनों में डिफरेंस आ रहा है। मेरी बात समझ में आई? कौन सा ज्यादा अच्छा रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा? फर्स्ट वाला. फर्स्ट वाला। उसका O माइनस प्योरली सीओ के साथ रेजोनेंस में है और सीओ उसके साथ है, तो कहीं और कोई क्रॉस कॉन्जुगेशन नहीं है, तो दिस इज बेटर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। अब तुमने क्या किया कि तुमने इसके ऑर्थो पोजीशन पे एक ग्रुप लगा दिया और एक और केस लिया जिसमें 2 ग्रुप्स लगा दिए। फिर क्या होगा, इसका कॉन्जुगेट लिखोगे, इसका कॉन्जुगेट लिखोगे, ध्यान से सुनना मैं क्या बोलने जा रहा हूं, बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट बोलने जा रहा हूं। तुमने क्या किया, इस बेंजीन रिंग पे 2 ग्रुप्स लगा दिए। इससे क्या हुआ कि ये जो सीओ बॉन्ड है इसका और इस बेंजीन के बीच में स्टेरिक रिपल्शन आया, क्राउड का रिपल्शन आया। आप सोचो ना कि एक बेंच पे 3 लोग बैठे थे, अचानक से बीच वाला इंसान मोटा हो जाए तो ये दोनों जो किनारे पर बैठे थे वो क्या हो जाएंगे, गेस करो? डिस्पर्स होके आजू बाजू. गिर जाएंगे। नहीं समझ में आया? Yes. भाई ये बीच वाला अचानक से मोटा हो जाए तो इधर भी क्राउड, इधर भी क्राउड बढ़ेगा। क्राउड समझते, क्राउड का मतलब मास बढ़ना, समझे नहीं? भाई ये मोटा हो जाए या बीच में कोई एक बंदा और घुस जाए तो किनारे वालों को नुकसान कर देगा ना। तो ये इसको कहते हैं प्लेन के बाहर चले जाना। तो जैसे ही आपने यहाँ क्राउड बढ़ाया, ये जो सीओ है ये बेंजीन के प्लेन के बाहर हो गया या प्लेनारिटी थोड़ी कम हो गई। और रेजोनेंस की कंडीशन क्या होती है बेटा? प्लेन, प्लेन में होना, प्लेनारिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो अगर सीओ बेंजीन के प्लेन में नहीं रह पाया तो कौन सा रेजोनेंस खत्म हो गया? डबल सिंगल डबल. यस, यानी ये रेजोनेंस रिलेटिवली बढ़ गया। क्या तुम मेरी बात समझ पाए? Yes. और अगर ये रेजोनेंस बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी या डिस्पर्जन ऑफ कॉन्जुगेट बेस बढ़ गया कि कम हो गया? बढ़ गया डिस्पर्शन.
डिस्पर्जन हमारे कॉन्जुगेट का इंक्रीज कर गया। कॉन्जुगेट बेस का डिस्पर्जन इंक्रीज करने का मतलब है पेरेंट की एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ गई। बढ़ गई। क्या तुम्हें समझ में आई मेरी बात? हाँ सर। तो इसको कहते हैं स्टेरिक इफेक्ट। यानी स्टेरिक इफेक्ट की वजह से, क्राउडिंग इफेक्ट की वजह से तुम्हारी एसिडिक स्ट्रेंथ यहां बढ़ी है। इसी को ऑर्थो इफेक्ट बोल रहे हैं। वो कहना चाहता है कि बेंजोइक, याद रखना कहीं और मत कर देना ये सब, क्योंकि बेंजोइक का ये जो सीओ ग्रुप होता है ना, ये अपने आप में पहले से बल्कि होता है। यानी खुद भी वो मोटा था और तुमने आस पड़ोस और मोटे लोगों को लगा दिया तो रिपल्शन बढ़ गया। मेरी बात समझ में आई? ये नहीं कि तुम किसी भी जगह ऑर्थो लगा दिया। ऑर्थो इफेक्ट केवल कहां लगा रहे हैं हम लोग? बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड। भूलना नहीं इस चीज को। तो यहाँ पर हमने 2 ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पे लगाए तो ज्यादा एसिडिक, और एक ग्रुप लगाया तो उससे कम, और बेंजोइक नॉर्मल वाला सबसे कम। आई होप थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। तो इसको आप लिख लो। इसका केवल एक ही पॉइंट था कि इन बेंजोइक एसिड व्हेन ग्रुप इज प्रेजेंट एट ऑर्थो पोजीशन, देन plane CO loses its plane of benzene ring. As a result, cross conjugation decreases. तो यहां पर क्रॉस कॉन्जुगेशन क्या हुआ? डिक्रीज किया। तो हमारा जो नॉर्मल रेजोनेंस था वो बढ़ गया। चलो कॉपी कर लो। सर सिर्फ ऑर्थो पे रखने पे क्यों क्राउड बढ़ती है? अगर सीओएच मेटा पे रखा होता और जो ग्रुप्स है वो दूसरे पोजीशन पे लगाए होंगे उसके आजू बाजू, तो सर क्राउड नहीं बढ़ेगी? उसका क्राउड का इफेक्ट नेग्लिजिबल होता है। जैसे मान लो तुम्हारी बेंच पे कोई मोटा बैठेगा तभी इफेक्ट देगा, दूसरी बेंच पे बैठ जाएगा तो नहीं। जितना नजदीक होगा उतना इफेक्ट होगा ना। तो ऑर्थो से नजदीक तो आप कहीं लगा ही नहीं सकते। समझ में आया? हाँ सर, तो सीओएच को अगर मेटा पे लगा दिया और सीओ फिर। मेटा पे नहीं होता है, तुम्हारा घर बनता है और पड़ोसी होते हैं। नहीं समझ में आया? तुम्हारे घर के हिसाब से ऑर्थो पैरा डिसाइड हुआ है। अच्छा हाँ सर। तुम कंफ्यूज मत होना। सीओएच इज द मेन ग्रुप जिसके रिस्पेक्ट में बेंजीन की पोजीशंस ऑर्थो पैरामेटा होती हैं। ऑर्थो पैरामेटा नाम का कुछ नहीं होता। वो तभी है वैलिड है जब कोई ग्रुप लगा पहले से सीओएच जैसा ग्रुप हो। यानी तुम्हारा घर पहले बनेगा तब पड़ोसी डिफाइंड होंगे। ये नहीं कि पड़ोसी के घर बन गए तुम्हारा घर ही नहीं है, तुम हर घर को अपना पड़ोसी घर बोल रहे हो। नहीं समझ में आया? समझा सर। तुम सीओएच हो, तुम्हारे रिस्पेक्ट में ये ऑर्थो पैरामेटा है। ये नहीं है कि तुम हो ही नहीं और ऑर्थो पैरामेटा बोले जा रहे हो। जहां देख रहे हो वहां बोल रहे हो ये मेरा पड़ोसी है, जहां देख रहे हो वहां देख रहे हो मेरा पड़ोसी है। ऐसा नहीं होता है। पड़ोसी तब डिफाइंड है जब तुम्हारा घर बना हो। यस सर। डन सर। सबने कॉपी कर लिया बेटा? इसमें एक नोट लिख लो बेटा, एवरीवन। आर यू रेडी? यस सर। लिखेगा Yes, sir. COO माइनस COO माइनस itself is a bulky group. COO minus itself is a bulky group. If we place a group at ortho position, then
क्रॉस कॉन्जुगेशन of COO minus with benzene ring decreases. Cross conjugation of COO minus with benzene ring decreases. As a result, resonance of O minus with C double bond O increases. As a result, resonance of O minus with C double bond O increases. More dispersion in conjugate base. More dispersion in conjugate base implies less basic strength of conjugate base. Less basic strength of conjugate base implies more acidic parent acid. More acidic parent acid. So will you please repeat the last statement? More acidic the parent acid. Guys, now you write reason for ortho effect में second point. देखो एक चीज आप ये क्लियर कर लो, अपने माइंड में डाल लो कि स्टेरिक इफेक्ट तो सब जगह होगा, कोई भी ग्रुप लगाओ स्टेरिक इफेक्ट तो होगा ही होगा ना. कोई एक्स्ट्रा फैक्टर भी आता है क्या बीच बीच में ऑर्थो इफेक्ट बढ़ाने के लिए? तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड. कॉन्जुगेट बेस यानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग कॉन्जुगेट बेस में होगी, ये ध्यान देने वाली बात है. देखो बेटा, ये है ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड. तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले कॉन्जुगेट बेस बनाते हैं. ऐसा. अब देखो ये जो माइनस चार्ज है इसकी वजह से H के साथ इसकी क्या हो गई बेटा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग. हाइड्रोजन बॉन्डिंग. अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहीं पर अच्छा भी हो सकता है, खराब भी हो सकता है. तो एक इसकी खास बात है 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने से यहां पर किलेशन हुआ, जिसको हम लोग कई बार चिलेशन भी बोलते हैं. किलेशन मतलब रिंग फॉर्मेशन. एक 6 मेंबर्ड रिंग बन गई. तो जब ऐसा अगर होता है, जितना भी बार 6 मेंबर्ड या 5 मेंबर्ड रिंग बनेगी किलेशन में, तो उसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग होगा. तो यहां पर एक स्ट्रांग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी रिलेटिवली. तो हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से, यानी कि ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड, conjugate base becomes more stable. तो इसकी वजह से हम लोग क्या बोलेंगे? पेरेंट इवन मोर एसिडिक. तो आप देखोगे जो मैंने आपको डेटा दिया है ना, उसमें खास जगह पर 3rd नंबर पे आ गया है. कोई खास रीजन होना चाहिए इतना आगे आया है इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ. जबकि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग कैरेक्टर OH का अगर रेजोनेंस के थ्रू देखोगे तो आइडियली इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग कैरेक्टर एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या कर देना चाहिए था? कम, डिक्रीज. लेकिन वो डिक्रीज नहीं, उल्टा इंक्रीज हुआ. तो उसका एक रीजन है कि ऑर्थो पोजीशन पे स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ाया. बट उससे भी बड़ा रीजन क्या निकला? हाइड्रोजन बॉन्डिंग. क्या तुम थोड़ी बहुत मेरी बातें समझ पा रहे हो? यस. ठीक है, तो इसको भी लिख लो बेटा. सर आपने लास्ट लेक्चर में बताया था कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग इतनी ज्यादा ये नहीं रहती, मतलब ज्यादा होगी तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम बताया होगा, राइट?
हाँ सर ऐसा बोलो। फिर तुमने गड़बड़ कर दी। कहाँ बताया था, किस कंपाउंड के लिए बताया था? जैसे मैंने अभी क्या बोला कि बेटा ऑर्थो इफेक्ट कहां पर देखोगे? बेंजोइक एसिड। बेंजोइक। उसी तरह से उस जगह पर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बताई थी वो फिनॉल था, नहीं समझे? हाँ सर। फिनॉल, फिनॉल में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई, इसकी वजह से फिनॉल की एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो गई। नहीं समझ में आया? हाँ सर समझ गया। तो भाई जहां जिसकी बात हो रही है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, उसको दोबारा स्टडी करो, कभी कंफ्यूज हो जाओ तो। हमने ये नहीं बोला हाइड्रोजन बॉन्ड यहां हुई है, अगर यहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग रिएक्टेंट में हो जाती तो एसिडिक स्ट्रेंथ डेफिनेटली कम हो जाती, बट हमने इसका कॉन्जुगेट बेस बनाया, उसमें किलेशन आपको दिखाई दिया। हाँ सर समझ। बेटा जितना प्रोडक्ट जो है प्रोडक्ट मतलब यहाँ कॉन्जुगेट बेस, जितना कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबलाइज होगा तो ओ माइनस रेजोनेंस के थ्रू भी स्टेबलाइज हो रहा है, और O माइनस हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से भी स्टेबलाइज हो रहा है। तो जो एक्स्ट्रा स्टेबलाइजेशन आया उसकी वजह से पेरेंट ज्यादा एसिडिक हुआ। गाइस तो ये सेकंड जो हमने लिखा, सॉरी सेकंड नहीं, थर्ड की कैटेगरी इज बेंजोइक एसिड। इसको भी अच्छे ढंग से आप याद रखना, ठीक है ना? ये आपको बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेगा। अब मैं आपको दो हमारे सिलेबस में जो एग्जाम्पल्स हैं वो मैं आपको लिखा देता हूं। उसमें भी स्टेरिक का इफेक्ट होता है और वो तुम्हारे काम आएगा प्रॉब्लम सॉल्व करने में। जैसे एक जिसको हम लोग SIR भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? SIR इफेक्ट। Now, what is meant by SIR? Steric inhibition, steric inhibition for resonance। यानी कि क्राउड आने की वजह से रेजोनेंस कम हो जाना या खत्म हो जाना, ठीक? तो इसमें इट हैज बीन फाउंड कि जैसे मान लीजिए कि आपने NH2 लगाया बेंजीन रिंग के साथ, तो NH2 अपने लोन पेयर का रेजोनेंस दिखाता है ना, ऐसा। तो इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप वाया रेजोनेंस। क्लियर है बेटा? इट हैज बीन फाउंड दैट कि अगर इसी नाइट्रोजन के दोनों H को हटाकर मैं दो ग्रुप्स लगा दूं और यहां भी दो ग्रुप्स लगा दूं ऑर्थो पोजीशन पे, तो इट हैज बीन फाउंड कि इसका जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस पे नहीं जा पाता। इसको हाईलाइटेड मोड पे लिखना, तो इससे ये क्या हो जाएगा, लोकलाइज्ड लोन पेयर हो जाएगा और रेजोनेंस नहीं हो पा रहा है, यानी इसको कोई इलेक्ट्रॉन्स मिल नहीं पा रहा नाइट्रोजन की तरफ से। आई होप थोड़ा बहुत आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे, ठीक? क्या आप में से कोई कुछ बोलकर बताएगा बेटा? सुनाई दे रहा है, मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर आप। Yes, sir. हाँ ठीक है। तो एक ये एग्जाम्पल आप लिख लेना, बड़ा स्टैंडर्ड सा एग्जाम्पल है, बहुत सारे क्वेश्चंस में इसको इस्तेमाल करेंगे हम लोग। जैसे अचानक से आपको ये मिल जाए ऐसा, ये तो यहां पर ये इलेक्ट्रॉन्स को अंदर नहीं भेज पाएगा। अब उससे क्या इफेक्ट होंगे, क्वेश्चन कैसा आएगा, वो तो अभी क्वेश्चन जब मिलेंगे तभी पता चलेगा, बट माइंड में आपको रखना है कि यहां देर इज SIR। एक और एग्जांपल देख लो SIR का। नॉर्मली एक जो NO2 ग्रुप होता है, NO2 वो क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप वाया रेजोनेंस। Withdrawing. इसमें इट हैज बीन फाउंड दैट कि अगर NO2 के रिस्पेक्ट में ऑर्थो पोजीशन पे दो ग्रुप लग जाए यहां और यहां, तो इसका विड्रॉइंग पावर रेजोनेंस से खत्म हो जाता है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग वाया रेजोनेंस, ये चीज खत्म हो जाती है। हाँ, इंडक्टिव से अभी भी विड्रॉ करेगा, रेजोनेंस खत्म हो जाता है। इसको भी हम लोग क्या नाम देते हैं बेटा? SIR।
थोड़ा बहुत सर, जो समझ में आया? थर्ड रीजन ये है दो कि पॉपुलर एग्जाम्पल्स है, दीज आर टू पॉपुलर एग्जाम्पल्स इन आवर सिलेबस वेयर यू फाइंड SIR। आप बोलो, आप क्या बोलो? सर, ये थर्ड रीजन है SIR इफेक्ट की, मतलब सर उसका ही तुम समझे स्टेरिक नहीं? इफेक्ट का ही नहीं, ये तुम पार्ट है। समझे नहीं मैंने क्या बोला। जो हम पढ़ रहे हैं वो तो एसिड वगैरह वो है, उसको भूल जाओ। ये एक नई चीज मैं ऐसे ही बता रहा हूं, एक्स्ट्रा अचानक से नया चीज बता दिया है मैंने आपको। हाँ इसका सर। बेंजोइक एसिड की एसिड की सेंस से कोई लेना देना नहीं है। बेंजोइक एसिड में हमने एक टर्म पढ़ा जिसका नाम था SIR, स्टेरिक इनिबिशन ऑफ रेजोनेंस, स्टेरिक इफेक्ट। तो उसके कंटिन्यूएशन में मैंने बताया कि जिस तरह से CO माइनस का रेजोनेंस जो है, CO का रेजोनेंस बेंजीन से रुक जाता है, उसी तरह से दो और एग्जाम्पल्स हैं। नहीं समझ में आया? हाँ सर। ठीक है, इनके अपने एप्लीकेशंस होंगे बाद में, लेकिन सिंस वी आर डूइंग स्टेरिक इनिबिशन तो इसको भी कर लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है? एग्जाम में थोड़ी ना बोल कर आएगा कि बेटा ये क्वेश्चन बेंजोइक एसिड का है, ये एनिलीन का नहीं है, ऐसा तो बोलेगा नहीं। तुम्हें ऑन द स्पॉट सोचना पड़ेगा। तो जो भी SIR के एग्जाम्पल्स हैं जो एग्जाम्स में आते रहते हैं रेगुलरली, वो मैंने आपके सामने रख दिया। इज इट क्लियर? यस सर। चलो इसको भी कॉपी कर लो एवरीवन। डन सर। सबने कॉपी कर लिया बेटा? यस सर। हम्म। क्या क्वेश्चन दिखाई दिया बेटा? Yes, sir. यस अब इस क्वेश्चन को देखो। एज अ स्टूडेंट सबसे पहली चीज मैं क्या सोचूंगा? सबसे पहली चीज मैं देखूंगा कैटेगरी। क्या इनकी कैटेगरी में डिफरेंस है? नो सर। तो हम बोलेंगे नहीं, No, sir. सारे के सारे बेंजोइक एसिड्स हैं, ऑल आर बेंजोइक एसिड। बेंजोइक। मैंने Benzoic acid. जानबूझकर बेंजोइक लिखा यहाँ क्योंकि बेंजोइक के बारे में हमने एक्स्ट्रा स्टडी की है, तो क्यों नहीं उसको इस्तेमाल करें? तो बेंजोइक हमने एक्स्ट्रा पढ़ा हुआ है और हमें बेंजोइक दिखाई दे रहा, तो हम लिखेंगे यहाँ पर ऑल आर बेंजोइक एसिड, ये चीज। अब बेंजोइक एसिड में एक खास चीज होती है, क्या? ऑर्थो इफेक्ट। Ortho effect. ऑर्थो इफेक्ट स्पेशली उसका पढ़ा हुआ है हमने। तो हम लोग चेक करेंगे किस जगह पर, किस बेंजोइक में ऑर्थो पोजीशन पे ग्रुप लगे हुए हैं। तो यहां लगा हुआ है, यहां लगा हुआ है, यहां लगा हुआ है, यहां नहीं लगा है। तो बताओ लीस्ट एसिडिक कौन सा हो जाएगा? फोर्थ वन। इस तरह से देखो तुरंत आंसर आ गया। सेकेंड्स में आपको ये पता चल गया कि आपको 4 यहां रखना है लास्ट में, यानी आप B एलिमिनेट कर दोगे, आप A एलिमिनेट कर दोगे। सोचिए, इसको कहते हैं आंसर निकालने का स्टाइल। इसीलिए तो बच्चों के मार्क्स आते हैं जिनको ये सब करना आता है। अगर आप टोटली कॉन्सेप्ट्स पे चले जाओगे, वही कॉन्जुगेट बेस बनाना, फिर वो स्टेबिलिटी चेक करना, तो आपके लिए पॉसिबल ही नहीं है। ये हो गया आपका एक चीज। दूसरा, फिर थोड़ा सा ऑर्डर माइंड में लाए। ऑर्डर माइंड में लाए तो बेंजोइक एसिड्स के थर्ड नंबर पे OH वाला आता था, और यहां तो दो दो OH लगे, तुम्हें नहीं लगता? तो ज्यादा ऑर्थो इफेक्ट हो गया। सेकेंड्स में पता चल गया कि 2 ग्रेटर देन 1 होगा। और OH वाले भाई, थोड़ा सा ऑर्डर तो माइंड में है ही है ना, कि इसके कॉन्जुगेट बेस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, वो तो कॉन्सेप्ट्स हैं, लेकिन ऑर्डर भी थोड़ा सा माइंड है ना, तीसरे नंबर पे था। तो ये, और फिर इसका मतलब ये बाद में आएगा। सो सिंपल। नहीं समझ में आया बेटा? यस सर। 2 1 Yes, 3 sir. 4, 2 1 3 4 ये आंसर हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया। सेकेंड्स में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बड़े बड़े बच्चे खूब सारा पढ़ के जाते हैं, नहीं कर पाते ऐसे क्वेश्चंस। वो टाइम वेस्ट करते रहते हैं कॉन्सेप्ट्स लगा करके, मेसोमेरिज्म, रेजोनेंस, इंडक्टिव, इधर उधर फंसे रहते हैं, आंसर नहीं आ पाता सॉल्व। इसको लिख लो।
डन सर। ओके, चलो अब बिल्कुल एग्जैक्टली इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन दे रहा हूं। आर यू रेडी? यस सर। Yes, sir. क्वेश्चन दिखा बेटा? हाँ सर। डन सर। व्हाट इज द आंसर? सर बी। वेरी गुड। देखो ये क्वेश्चन कितना आसान है, तुम ऐसे ही समझ लोगे। सबसे पहली चीज हम लोग सबसे पहले क्या देखते हैं बेटा? फर्स्ट पॉइंट क्या होता है अपना? सर Ortho कैटेगरी effect. सेम है कि नहीं? Sorry, category. कैटेगरी। कैटेगरी आप बेसिक्स नहीं भूलें। डोंट से हम ऑर्थो इफेक्ट पहले देखते हैं, कैटेगरी देखते हैं। और कैटेगरी में हमको फॉर्चुनेटली मिल गया क्या? कार्बोक्सिलिक नो, बेंजोइक एसिड। बेंजोइक। आप लोग अभी उस तरह से पहुंचे नहीं है बेटा। जिस जिस हाइट पे आपको पहुंचना है उस हाइट पे आप गए नहीं। आप उन वर्ड्स को इस्तेमाल नहीं कर रहे हो जो चीज पढ़ाई गई है आपको। इफ कैटेगरी इज बेंजोइक, फिर चेक करते हैं इसमें ऑर्थो इफेक्ट। तो सीक्वेंस कितना बेहतरीन मैंने आपको बताया हुआ है, सेकेंड्स में आंसर निकालने का। कौन सा ऐसा केस है जिसमें ऑर्थो पोजीशन पे एक भी ग्रुप नहीं लगा है? फोर्थ वाला। सेकेंड्स में आपका फोर्थ लास्ट में पहुंच गया। कौन कौन से ऑप्शन एलिमिनेट हो गए? ए और डी। इसमें ऑर्थो पोजीशन पे सबसे ज्यादा ग्रुप्स लगे हुए हैं। फर्स्ट वाला। First. देखो कितनी आसानी से आंसर आ गया। तो आंसर देखते ही वैसे तो आप टिक कर दोगे, फिर भी अगर इसको और इसको देखना है तो दोनों में ऑर्थो पोजीशन पे एक एक ग्रुप लगा हुआ है, NO2 NO2। लेकिन इसके मेटा पे है और इसके पैरा पे। कौन ज्यादा अच्छे से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का काम करेगा? पैरा वाला। वायर रेजोनेंस। पैरा पोजीशन पे। मेटा पोजीशन पे कोई भी रेजोनेंस वर्क नहीं करता। तो एक्स्ट्रा जो इफेक्ट आया, फैक्टर आया, वो थर्ड पे आया। इसीलिए आप थर्ड को पहले लिखोगे। क्या थोड़ी बहुत बातें समझ में आई? हाँ सर। कॉपी कर लो बेटा एवरीवन। डन। डन। ठीक है क्वेश्चन बेटा? हाँ सर। Sir, last slide. अब नहीं दिखा सकता बेटा। वो रिमूव हो गई बेटा। देखो बेटा, डिस्कशन करें इसका। यस। Yes, sir. सबसे पहली चीज हम क्या चेक करते हैं? कैटेगरी। कैटेगरी। तो कैटेगरी में देखेंगे तो यहाँ बेंजोइक एसिड नजर आ रहा है, हाँ यहाँ भी बेंजोइक एसिड नजर आ रहा है, यहाँ भी बेंजोइक एसिड नजर आ रहा है, यहाँ भी बेंजोइक एसिड नजर आ रहा है। ये क्या है? फिनॉल। Phenol. फिनॉल। इसका मतलब है कोई भी बच्चा होगा जो आंसर स्ट्रेट फिफ्थ को लास्ट में डाल देगा। मेरी बात समझ में आई? हाँ सर। फिर हमारे पास कैटेगरी जो है वो सेम है, लेकिन वो बेंजोइक एसिड है। तो बेंजोइक एसिड आते ही हम लोग सबसे पहले क्या चेक ऑर्थो करते हैं? इफेक्ट। ऑर्थो इफेक्ट।
क्या किसी में ऑर्थो पोजीशन पे ग्रुप लगा है चारों में? नहीं है, तो नो है। अब जब सब चीज चेक कर ली तो आता है फैक्टर्स। फैक्टर्स में सबसे पहले चेक करते हैं रेजोनेंस। हाँ, मेसोमेरिक। तो मेसोमेरिक चेक करते हैं, तो चेक करो, इसमें लगा हुआ है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप वाया रेजोनेंस, दिख रहा है? हाँ सर। फिर इसमें लगा हुआ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप वाया रेजोनेंस, इसमें इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप वाया रेजोनेंस। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा चारों में से कौन एसिडिक, इसमें कोई ग्रुप नहीं है, कौन? हाँ, सेकंड वाला सबसे ज्यादा है। सेकंड वाला सबसे ज्यादा एसिडिक हो गया, और फिफ्थ लास्ट में ये पता चल गया। और इसमें कोई ग्रुप नहीं है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, तो ये भी यार। अब कहानी केवल इन दोनों की है, तो OH और NH2। याद है मैंने आपको सिखाया था कि OH और NH2 में से कौन ज्यादा अच्छा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है वाया रेजोनेंस? तो NH2 इज बेटर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप वाया रेजोनेंस, क्योंकि जब NH2 इलेक्ट्रॉन्स देता है तो N पे प्लस आता है, OH देगा तो O पे प्लस आएगा। कौन है जो प्लस को थोड़ा होल्ड कर सकता है, अपने ऊपर रख पाएगा? नाइट्रोजन। क्योंकि नाइट्रोजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो NH2 वर्सेस OH में विच वन इज बेटर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप? NH2 वाले। और बेटर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग की ग्रुप की वजह से वो सामने वाले को खराब एसिड बना देगा। समझ में आया? तो इसका मतलब है कि यहाँ पर 3 और 4 ऐसे ऑर्डर में लिखना। तो खाली डिफिकल्ट पार्ट इतना था, थोड़ा बहुत, बाकी सब तो बहुत आसान था। कॉपी कर लो इसको। हो गया? नो सर। अभी हटा दें बेटा? हाँ सर। क्या क्वेश्चन दिखाई दिया? यस। चलो, आज सब में एसिडिक तो ऑर्डर ही बताना बेटा, फटाफट बताइए। हो पाया बेटा? यस क्या आंसर है? सर। 4213। 4213। फैंटास्टिक किया काम तुमने। अब इसमें सुन लो, तुमने परहैप्स यही पूरा सोचा होगा, बट बिल्कुल सही तुमने आंसर दिया बेटा। 4213। ये एसिडिक ऑर्डर कैसे सोचा है बच्चे ने? सुनो, सबसे पहली चीज क्या देखनी होती है बेटा? कैटेगरी। कैटेगरी। देखो, कंफ्यूज करने के लिए उसने चालाकी से COH सब में दिया है, लेकिन एक खास ग्रुप इसके अंदर डाल दिया। नहीं समझ में आया? इसका मतलब ये कंपाउंड एसिडिक स्ट्रेंथ COH से नहीं, SO3H से बताता है। यानी ये हमारी कैटेगरी में किस नाम से पुकारा जाएगा? सल्फोनिक। सल्फोनिक। और सल्फोनिक वर्सेस कार्बोक्सिलिक, हमेशा सल्फोनिक को प्रेफरेंस देते हैं ना, इसीलिए आपका देखो ये पहले आया। अब ये जो 3 बचे हुए हैं, ये तीनों के तीनों हमारे बेंजोइक एसिड की कैटेगरी में आ गए। बेंजोइक एसिड। तो बेंजोइक में हम लोग क्या चेक करते हैं इमीडिएट? ऑर्थो। ऑर्थो इफेक्ट। तो किस केस में ऑर्थो पोजीशंस पे ग्रुप लगे हुए हैं?
सेकेंड में। सेकेंड में। तो देखो यहाँ पर आ गया ना आंसर। अब आता है 1 वर्सेस 3, यही मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट था। तो 1 वाले में जो NO2 है वो अपना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कैरेक्टर दिखाता है वाया रेजोनेंस से। क्या थर्ड वाले में याद है, अभी अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि अगर NO2 के ऑर्थो पोजीशन पे 2 ग्रुप लग जाए तो उसका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कैरेक्टर वाया रेजोनेंस खत्म हो जाता खत्म है। हो जाते हैं। तो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कैरेक्टर वो केवल इंडक्टिव से है, ओनली बाय इंडक्टिव, जबकि ये रेजोनेंस से विड्रॉ करता है, दैट मींस ये मोर एसिडिक होगा। समझ में आई पूरी बातें? इसको आप कॉपी कर लो बेटा, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन तुम्हें एडवांस्ड एग्जाम में मिल सकते हैं जहां पर 1 2 3 4 4 5 5 कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं। इसको कॉपी कर लो। एक लास्ट क्वेश्चन देता हूं, फिर आप रेस्ट करना। डन बेटा, रिमूव कर दें? यस। ये आज की क्लास का सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन। गाइस, गलती से भी ऑर्थो इफेक्ट मत चेक करने बैठना। ऑर्थो इफेक्ट केवल बेंजोइक एसिड में लगता है, सब जगह उसको Yes, यूज sir. नहीं करना, बाकी जगह नॉर्मल फैक्टर्स। हो गया बेटा? सर 2 मिनट्स। गाइस, अब आप ध्यान से सुनो। सबसे पहली चीज अपने को क्या निकालनी होती है बेटा, क्या सोचनी होती है? कैटेगरी। कैटेगरी। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर सबसे ज्यादा एसिडिक वाला पार्ट फिनॉल वाला ही है और कोई दूसरा एसिडिक पार्ट नहीं लगा हुआ है। ठीक, तो हम लोग लिखेंगे कैटेगरी सेम है और सेम में फिनॉल है। अब फिनॉल में कहीं कोई स्पेशल चीज तो नहीं है, तो फिनॉल में ऑर्थो नाइट्रो फिनॉल से ज्यादा पैरा नाइट्रोफिनॉल है, ऐसा कुछ खास डिफरेंस तो है नहीं, है ना? तो इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। नाउ चेक फैक्टर्स। चेक फैक्टर्स। तो फैक्टर्स में आप देखो किसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप वाया रेजोनेंस लगा हुआ है। तो तुम देखोगे कि वाया रेजोनेंस तो छोड़ो, केवल थर्ड में, फोर्थ में और सिक्स्थ में इनमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए हैं। समझ में आई मेरी बात?
बाकी में तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भी नहीं है। अब इन जो 3 ग्रुप को मैं 3 कंपाउंड्स को मेंशन किया, उसमें सबसे अच्छा किसमें लग रहा है? तो हम ऐसा बोलते हैं कि जो लास्ट वाला है ना, इसको अगर तुम देखोगे तो इसमें अनफॉर्चुनेटली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कैरेक्टर वाया रेजोनेंस तो खत्म ही हो गया है, रेजोनेंस होगा ही नहीं NO2 का। क्यों नहीं होगा? SIR इफेक्ट। सर दोनों साइड पे, मतलब ऑर्थो साइड पे लगे हुए ग्रुप्स। हाँ, NO2 के ऑर्थो पोजीशन पे अगर 2 ग्रुप्स लग जाते हैं तो NO2 का इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप खत्म हो जाता है, उसको कहते हैं SIR इफेक्ट। तो यहाँ तो ये चीज हो गई। अब इसका, और यहाँ पर थोड़ा एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगे हुए हैं, तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगने से एसिडिकेशन खराब हो जाती है थोड़ी सी, यानी कि 3rd सबसे अच्छा होगा, फिर होगा 4th, फिर होगा 6th। सबको क्लियर है ये चीज? हाँ अब बाकी बचे हुए में देख लो बेटा कि सब, अब उसमें नॉर्मल है फिर तो, है ना, इसमें 2-2 इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगे हुए हैं, देख रहे हैं? इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा है, उसमें इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग लगे हैं लेकिन मेटा पोजीशन पे, तो मेटा पे उतना इफेक्ट होगा नहीं। तो हमारा सबसे खराब एसिड कौन सा हो जाएगा? सेकंड वाला। सेकंड वाला सबसे खराब, फिर 1 और उसके पहले 5। जितना इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग कैरेक्टर ज्यादा होगा उतना जो है उसकी एसिडिकेशन खराब हो जाएगी बेटा। ये थोड़ा सा टफ था, इसको आप लिख लो, राइट? इसको लिख लो। एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कंटिन्यू करेंगे, एसिडिक की कुछ और चीजें बताऊंगा। इस पे डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, एडवांस्ड एग्जाम में आते हैं, कुछ डिफिकल्ट वाली चीजें, कुछ डेटा और भी दूंगा आपको, ठीक है? यस। इसको कॉपी कर लो, देन यू कैन लीव।